प्रोफेसर राजीव शर्मा जी, शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर एवं प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर विजय रोड़े जी, निर्देशक श्री GS तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान इंदौर, श्रीमती सुषमा जी वैश्य, जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर, प्रोफेसर अंजना जैन, श्री GS तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान इंदौर, प्रोफेसर अनुपम जी जैन, निर्देशक IKS सेंटर इन जैन मैथमेटिक्स, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, और श्रीमान नरेंद्र जी ADPC, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इंदौर, साथ में विकास मेड़तवाल जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, ये सभी आएंगे और चित्रांकन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार हमारे सम्मानीय अतिथियों के लिए ताली बजा के सम्मान करें। आइए, परम पूज्य आचार्य भगवंत के चित्त आराधना का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, पर सीखने और पढ़ाई के लिए ये गुरु हम हैं तेरे शुक्रगुजार। ऐसे गुरुवर के चित्तारण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं हमारे सम्मानीय अतिथि। और आज शिक्षक दिवस पर अभिनव प्रयोगशाला वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर आज का विशेष संघ का संधान का कार्यक्रम कुछ ही समय पश्चात प्रारंभ होगा। आइए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। और आइए चित्रांकन दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया। प्रोफेसर अनुपम जी वर्तमान में जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में गणित के आचार्य एवं प्राचीन भारतीय गणित केंद्र के निर्देशक हैं। आप भारत सरकार द्वारा स्थापित IKS सेंटर इन जैन मैथमेटिक्स के मुख्य अन्वेषक हैं। आप भारत सरकार की उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं। मैं चाहूंगा सर्वप्रथम गुरुवर के स्त्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और आज के शिक्षक दिवस पर अभिनव प्रयोगशाला वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता विषय पर जो संघ का समाधान का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान अनुपम जी इंदौर। जोरदार तालियां बजाकर का सम्मान करें। आइए अनुपम जी। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं समस्त संघ के चरणों में सविनय नमोस्तु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूज्य गुरुदेव ने शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हम सब शिक्षकों को संबोधित करने और वर्तमान समय में शिक्षा की प्रासंगिकता, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और उसकी जटिलताओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा पूर्वक अनुमति प्रदान की है। बंधुओं, हमारे देश में शिक्षा के अनेक फेज रहे हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति प्रारंभ होने के पूर्व इस देश के ग्राम स्वावलंबी थे, इस देश के नगर स्वावलंबी थे और हमारे देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था गतिशील थी जिसमें व्यक्ति के संस्कार निर्माण और जीवन यापन की रीति दोनों बताई जाती थी। मैं स्वयं जैन पाठशाला में पढ़ा हूं। वहां भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन, स्तुतियों आदि की शिक्षा देने के साथ ही भाषा, गणित और विज्ञान भी पढ़ाया जाता था।
लॉर्ड मैकाले ने जब इस देश का भ्रमण किया तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक इस देश के ग्रामों की स्वावलंबी व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं किया जाएगा तब तक इस देश पे राज करना संभव नहीं है। बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं कि हमारे ग्रामों की संरचना इस प्रकार की थी कि वहां स्वावलंबन था। गांव का अपना बढ़ई होता था, अपना लोहार होता था, अपना शिक्षक होता था, अपनी पाठशाला होती थी और जीवन की अधिकांश मूलभूत आवश्यकताएं वहां पूर्ण हो जाया करती थी। लेकिन कालांतर में वो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई। स्वतंत्र भारत में भी राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी कमीशन आदि ने अनेक अनुशंसाएं देकर के शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आशाजनक परिणाम नहीं मिले। ज्ञान के हस्तांतरण का माध्यम तो शिक्षा व्यवस्था बनी, लेकिन संस्कारवान समाज की रचना का माध्यम नहीं बन पाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से एक बहुत जरूरी और सार्थक पहल भारत सरकार के द्वारा की गई है और इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वाह हमारे मध्य प्रदेश ने किया है। इस नई शिक्षा नीति में हम सब शिक्षक साथी जो आज यहां पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हमें अपने स्वर्णिम अतीत को, अपने वैशिष्ठों को और हमारे पूर्वज ऋषि और मुनियों के द्वारा दिए गए अवदानों को आने वाली पीढ़ी, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। साथ ही हमको उन विद्यार्थियों के सामने, उन नौजवानों के सामने एक रोल मॉडल बन करके भी प्रस्तुत कर होना है, क्योंकि आज का विद्यार्थी यदि किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो शिक्षक है। हम शिक्षकों पर बहुत अधिक श्रद्धा है। शनई सनई इन 3-4 दशकों में शिक्षा के पेशे का कुछ अवमूल्यन जरूर हुआ है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवलों पर वो चमक जो शिक्षक के साथ थी वो फीकी पड़ने लगी है। इस घटती हुई चमक को हम कैसे रोकें? हम स्वयं अपने जीवन का उद्धार करें, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, साथ ही अपने युवा साथियों को भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपने मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बताए गए कार्य को बताएं। यह हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोग इस बारे में पहल कर रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर प्रगति जैन मौजूद हैं। उन्होंने आचार्य वीरसेन जो धवलाकार हैं, उनकी धवला टीका में जो मैथमेटिक्स है उस पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। उन्होंने जो शोध प्रबंध लिखा वो अलमारियों में बंद नहीं हुआ, वो छप करके आया है और उसकी प्रथम प्रति पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित की जा रही है। हमारे विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो अनुकरणीय कार्य किए जाते हैं उनका लेखा जोखा रखना भी बहुत जरूरी है। समोषणा मंदिर की श्री रतनलाल जी शास्त्री, पंडित जयसेन जी जैन, डॉक्टर सुशीला सालगिया, विजया दीदी, पुष्पा भाभी, अरुण जी सेठी, शरद जी सेठी, धनराज जी, आप सब ने मिलकर के समोषण मंदिर का पूरा इतिहास लिपिबद्ध कर दिया है।
मैं आदरणीय पंडित जयसेन जी जो कि प्रधान संपादक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी उसकी एक प्रति पूज्य गुरुवर के चरणों में समर्पित करें। कई एक और लोग भी हमारे आए हैं, यथा समय उनकी कृतियों का विमोचन किया जाएगा। अभी मैं प्रथम चरण में डॉक्टर प्रगति जैन और पंडित जयसेन जी जैन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। ओम अनुपम जी थोड़ा शीघ्रता कर लें, हमारा कार्यक्रम ऐसे ही विलंबित हो चुका है। आप दोनों 30 सेकेंड में कार्यक्रम सीधे आप इधर मंच दे दीजिए, 30 सेकेंड का समय। थैंक यू। और ये करके बाद फिर पूज्य गुरुवर आगे की कार्यवाही। जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। आज का दिन एक विशेष दिन है। इस दिन को आप सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, पर मेरी अवधारणा के अनुसार सच्चे अर्थों में हमारे दिन की सही शुरुआत तभी होती है जब हम शिक्षा और शिक्षक से जुड़ते हैं। प्रसिद्ध जैन संत तिरुवल्लुवर की एक कृति है कुरल काव्य। उसमें उन्होंने बहुत ही मार्मिक बात लिखी है शिक्षा के संदर्भ में। मनुष्य की जीती जागती दो ही आंखें, मनुष्य की जीती जागती दो ही आंखें हैं, अंक और अक्षर। इसके अभाव में तो केवल दो छिद्र ही कहलाएंगे। ये आंखें सही आंखें नहीं। जब तक हमारे जीवन में अंक और अक्षर अंकित नहीं होते, तब तक सच्चे अर्थों में जीवन जीवन नहीं बनता। और ये अंक और अक्षर का ज्ञान एक शिक्षक ही दे सकता है। आज कहा गया है, विषय रखा गया है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता। मैं मानता हूं कि शिक्षा की प्रासंगिकता तो हर काल में रही है। जब से मानव समाज निर्मित हुआ है, तब से शिक्षा की परंपरा रही है। लेकिन मैं जब और गहराई में उतरता हूँ तो पाता हूँ शिक्षा की व्यवस्था तो हर प्राणी के साथ जुड़ी हुई। जो इस धरती पर विचरण करने वाले हैं, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, सबके साथ शिक्षा जुड़ी हुई है। शिक्षा अबोध को प्रबोध बनाती है। शिक्षा असमर्थ को समर्थ बनाती है। शिक्षा अज्ञानी को ज्ञानी बनाती है। शिक्षा मूढ़ को विद्वान बनाती है। ये शिक्षा का मूल तत्व है। हम थोड़ा नीचे से चलते हैं। जब कभी भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि आज की चल रही औपचारिक शिक्षा पर केंद्रित हो जाती है, जो कि
आज देश और दुनिया में चल रहे बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से सब लोग प्राप्त करते हैं। ये तो औपचारिक शिक्षा है, लेकिन शिक्षा की मूल अवधारणा यही नहीं जो हमने समझ रखी। गहराई में उतरे तो हर प्राणी के साथ शिक्षा जुड़ी है। शिक्षा का अर्थ सीख है। एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, शेरनी अपने बच्चे को शिकार सिखाते हैं। हर प्राणी अपनी संतान को अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ज्ञान देकर उन्हें समर्थ बनाते हैं। तो शिक्षा केवल मनुष्य जीवन के साथ है ऐसी बात नहीं। शिक्षा का संबंध इस धरती पर विचरण करने वाले हर प्राणी के साथ है। ये बात अलग है कि मनुष्य जीवन में शिक्षा का स्थान बहुत व्यापक है और उसका स्वरूप भी बहुत विस्तीर्ण है। आज हमें बात करनी है वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर, उसके स्वरूप पर और उसके प्रभाव पर। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में मैं इतनी ही बात करूंगा कि आज की शिक्षा प्रणाली गलत नहीं है, पर अधूरी जरूर है। शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण है और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण तभी होगा जब उसे संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। अपूर्ण शिक्षा से अपूर्ण व्यक्तित्व ही बनता है। वर्तमान की शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास को ज्यादा महत्व देती है। पूरा फोकस व्यक्ति के आईक्यू के ऊपर है, पर केवल बौद्धिक विकास ही मनुष्य का परिपूर्ण विकास नहीं है। मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उसे बौद्धिकता के साथ उसके नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का भी ध्यान देना जरूरी है। ओम, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। शिक्षक दिवस है। मैं कह रहा था कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें इन तत्वों पर भी ध्यान देना आवश्यक और अपेक्षित है। हमारा व्यक्तित्व तभी पूरी तरह निखरेगा जब हम नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे। आज जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कहां आकर केंद्रित हो गई। कहने के लिए कहा जाता है कि मूल्य परक शिक्षा हो, पर शिक्षा तो मूल्यवान होते जा रही है। शिक्षा के मूल्य कहां गए, या मूल्यों की शिक्षा कहां जा रही है, इस पर हमें विचार करना है। आज के संदर्भ में
मैं संक्षेप में इस शिक्षा से जुड़े 4 संदर्भों की बात करूंगा, फिर आप लोगों के प्रश्न भी आएंगे और उस संदर्भ में आज बात होगी। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इंदौर शहर के और आसपास के भी सारे शिक्षाविद यहाँ एक साथ एकत्रित हुए। शिक्षाविदों का एक साथ एकत्रित होना एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी बन सकता है और हमें उसकी ही शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बताया जा रहा था कि मैकाले के पूर्व हमारे देश की शिक्षा की स्थिति क्या थी और आज क्या है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। तब हमारी शिक्षा की अवधारणा भिन्न थी और आज की शिक्षा की अवधारणा ही बदल गई। पहले शिक्षा हमारे संपूर्ण जीवन के निर्माण का आधार बनती थी। अब शिक्षा कतिपय डिग्रियों को धारण कर केवल अच्छी नौकरी पाने का माध्यम बन गई। पहले लोग पढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन का निर्माण करने के लिए। अब पढ़ते हैं अच्छी कंपनी में एक अदद नौकरी पाने के लिए। सोच बदल गई और इस बदली हुई सोच ने मनुष्य को अंदर से बहुत कमजोर बना दिया। वह युग भारत का स्वर्ण युग था जब मनुष्य की शिक्षा उसे कला गुणों से संपन्न बनाती थी। आज की ये औपचारिक शिक्षा उसे केवल डिग्रीधारी बना रही है। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पटवारी जैसे पद की नियुक्ति के लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आवेदक बन गए। सोचने की बात है। जिसे एक 12वीं पास व्यक्ति भी अच्छे से कर सकता है, उस नौकरी को पाने के लिए एक इंजीनियर उत्कंठित हो रहा है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। बातें बहुत सारी कहने की है, पर इस शिक्षा से संबद्ध 4 आधारों की बात मैं करूंगा। शिक्षक, शिक्षा संस्थान, विद्यार्थी और उनके अभिभावक। सबसे पहली बात मैं शिक्षकों से करता हूं। आज शिक्षक दिवस है। अभी कहा गया कि शिक्षक हमारे आदर्श है, रोल मॉडल है। निश्चित आज भी हम लोगों के जीवन में शिक्षकों का गहरा प्रभाव है, पर आज उतने प्रभावी शिक्षक कहाँ हैं, ये आप सबको अपने अंदर उतर करके देखना है। एक समय था जब शिक्षक हमारे लिए एक आदर्श के रूप में देखे जाते थे। हम उनका अनुकरण करते थे, उनके व्यक्तित्व की छाप हम पर पड़ती थी और वे सब कर्तव्यनिष्ठ आचरणवान लोग थे। उनमें संस्कार होते थे। आज वे संस्कार कितने बचे, ये सबको देखना है। कहा जाता है कि शिक्षकों का सम्मान घट रहा है। इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, इसे हमें विचार करना है। शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना विनय के विद्या प्राप्त नहीं होती।
तो हम अगर किसी से कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी विनय हमको करनी ही चाहिए, उसके प्रति विनय का भाव रखना चाहिए। लेकिन कहाँ गया? मैं अपने जीवन के 2 प्रसंग आप सबके बीच रखना चाहूँगा कि शिक्षक किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना गहरा स्थान बनाते हैं। मुझे याद है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, हमारे एक शिक्षक थे, बहुत ही पवित्र आचरणी और आध्यात्मिक विचारधारा से भरे, बड़ा सात्विक जीवन था। उनकी जो बातें होती थी सीधे जेहन में उतरती थी। एक दिन उन्होंने एक सवाल किया कि ये बताओ 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? ये सवाल तो बेतुका है। किसी गणित के विद्यार्थी या अध्यापक के सामने ये सवाल आए तो कई सवाल है क्या 3 और 2 5 होते इसलिए 5 होते, जो भी उत्तर हो। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा किसी से लेते समय 3 और 2 जोड़कर 6 न लें और किसी को देते समय 3 और 2 जोड़कर 4 न ले, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। लेते समय 6 नहीं और देते समय 4 न लो। ये है मूल्य। हम मूल्य परक शिक्षा की बातें तो करते हैं, पर हम खुद उन मूल्यों को आत्मसात न करें तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नैतिकता, प्रामाणिकता, सत्य, निष्ठा, शांति, सद्भाव, प्रेम, परस्परता, भाईचारा, बंधुत्व जैसे मूल्य, अहिंसा, करुणा, दया, परोपकार जैसे मूल्य कब उद्भावित होंगे? जब वो हमारे जीवन से प्रवाहित होंगे। आज भी वो परिदृश्य मेरे आंखों के सामने उभरता है और वो हमेशा हम लोगों से यही कहा करते थे, जीवन में सच्चाई को प्रतिष्ठा दो, जीवन में नैतिकता को प्रतिष्ठा दो, जीवन में संस्कारों को प्रतिष्ठापित करो। एक दूसरे शिक्षक थे, उनके यहाँ हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर 3 शीशम के पेड़ लगाए बाहर, और एक दिन हम लोगों से पूछा, ये बताओ 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति हो? घर के दरवाजे पर 3 पेड़ लगाए, पूछा 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी? सबने अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। किसी ने कहा 20 साल बाद ये पेड़ बड़े होंगे, एक एक पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे, साल में ये 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। किसी ने कहा 20 साल में ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि आपके पूरे घर की शोभा को दबा देगा। किसी ने कहा 20 साल में पेड़ बड़े होंगे, इसके पत्तियां नीचे गिरेगी। किसी ने कहा इस पे इतने पक्षी बैठेंगे कि इससे पूरा उनके बीट से आपका घर गंदा हो जाएगा। तरह तरह की बातें की। उनने सबकी बात नकार दी। मुझसे पूछा, जैन बोलो तुम क्या बोलते हो? मैंने कहा सर 20 साल में ये पेड़ इतना हरा भरा होगा कि पूरे मोहल्ले को ऑक्सीजन देगा, हरियाली देगा और पूरे मोहल्ले की शान बनेगा, पर्यावरण को शुद्ध करेगा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे विचार किसी संत जैसे विचार है, हो सकता है तुम संत बनोगे। उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था
और वो कह रहे थे कि मैं यही प्रतिक्रिया जानने के लिए तुम लोगों से पूछ रहा था। मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि एक शिक्षक यदि अपने अनुभव की संपदा ठीक तरीके से लुटाने लगे तो छात्रों का जीवन अपने आप निखरेगा, उनका व्यक्तित्व अपने आप निखरेगा। विद्यार्थी को केवल पढ़ाता नहीं, शिक्षक विद्यार्थी के जीवन को गढ़ भी सकता है। मुश्किल ये है कि हमारे देश का शिक्षक गुरु बनता था, आज देश का शिक्षक टीचर बन के रह गया है। हमारे देश का शिक्षक गुरु बनता था, आज का शिक्षक टीचर बन के रह गया है। गुरु पढ़ाता मात्र नहीं था, गुरु हमारे जीवन को गढ़ता था संस्कारों से, सद्विचारों से, जिसका असर हमारे व्यवहार पर पड़ता था, हमारे आचरण पर पड़ता था, हमारे जीवन पर पड़ता था। आज केवल एक औपचारिक व्यवस्था हो गई। तो मैं चाहूँगा उपस्थित सभी शिक्षकगण उस घड़ी की प्रतीक्षा मत करें कि कभी सरकार की शिक्षा नीति परिवर्तित हो और हम शिक्षा व्यवस्था को बदले तब काम होगा। कस्तूरी रंजन आयोग ने वर्तमान शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ किया और परम पूज्य गुरुदेव का भी इसमें काफ़ी कुछ मार्गदर्शन रहा, चीज़ें समायोजित हुई। पर मेरा मानना है कि नीतियां बनती रहेगी, बदलती रहेगी, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीतियां अपनी जगह रहे, हमें अपनी निष्ठा को बनाए रखने की जरूरत है। अगर हमारी निष्ठा सलामत है तो नीति कोई भी क्यों न रहे, हमारी रीति सही बनेगी, हमारी परिणीति सही बनेगी। तो मैं सभी शिक्षकों से कहूँगा कि आप अपने जीवन में जीवन मूल्यों को उतारे और आपके चरित्र का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़े, ये सुनिश्चित करें। हर शिक्षक यदि मन में संकल्प धार ले कि मैं एक शिक्षा कर्मी मात्र नहीं हूं, मैं राष्ट्र का भाग्य विधाता भी हूं, मैं राष्ट्र का निर्माता भी हूं, ये सोच उसके मन में बन जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान व्यवस्था में भी एक चीज़ें की जा सकती है, मैं मानता हूं इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन एक विद्वान के सामने बड़ी सी बड़ी चुनौती भी टिकती नहीं, वह अपनी कुशलता से उन चुनौतियों को उपलब्धि में परिवर्तित कर सकता है। ये भावना आप सबके हृदय में होनी चाहिए। दूसरी बात है शिक्षा संस्थान। आज तो पुराने समय में शिक्षा संस्थान को विद्यालय नहीं, विद्या का मंदिर कहा जाता था। मंदिर, और मंदिर में उतनी ही पवित्रता का ध्यान रखा जाता था जितना कि भगवान के मंदिर में हो। आज शिक्षा के मंदिर नहीं बचे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गए। जब तक वो मंदिर था तब तक उसमें पवित्रता थी, जब से वो इंस्टीट्यूट या संस्थान बन गया वहाँ व्यावसायिकता आ गई। जब व्यावसायिकता आएगी पवित्रता नहीं टिक पाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर अच्छे से अच्छे संस्थान का निर्माण, मैं उसे गलत नहीं मानता,
लेकिन केवल अच्छी इमारतें, अच्छा फर्नीचर या अच्छी फैकल्टी के रहने मात्र से अच्छा संस्थान नहीं होता। अच्छा संस्थान तो तब बनता है जब वहाँ अच्छे संस्कार और अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाया जाए और वहाँ के वातावरण में पवित्रता को स्थापित किया जाए। संस्कार को शिक्षा संस्थानों में दिखना चाहिए। वो दिखे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन समय की धारा ऐसी बदल गई कि अब ऐसे अगर कोई इंस्टीट्यूट खोल भी देना तो वहाँ का तो स्टेटस अच्छा नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है। बहुत सोच में बदलाव है। ये परिवर्तन सबको घटित करना चाहिए। शिक्षा संस्थान के स्वरूप को ठीक करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप आज की पढ़ाई महंगी हो गई। साधारण आदमी तो एफर्ट कर ही नहीं सकता। ध्यान रखने की बात यह है कि पढ़ाई में शिक्षा संस्थान का स्थान बहुत थोड़ा है। व्यक्ति के खुद की लगन और निष्ठा का स्थान ऊंचा है। हमने सुना है कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके भी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। अगर आप में लगन निष्ठा हो तो साधारण से विद्यालय में पढ़ करके भी आप असाधारण काम कर सकते हैं, और वो नहीं है तो बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के भी कुछ हासिल नहीं होगा। इस पर विचार होना चाहिए कि हमारे शिक्षा संस्थानों का स्वरूप क्या हो। क्योंकि अब एजुकेशन एक इंडस्ट्री हो गई, इसमें गला काट प्रतियोगिता है और सबको थक हार कर उसी लाइन पर चलने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन क्या अच्छा हो कि हम उस प्राचीन परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए ऐसे शिक्षा संस्थान को निर्मित करें जिसमें भारत और भारतीयता का दर्शन हो, तो व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं हमारे मनोमस्तिष्क में उसका असर पड़ता है। तीसरे क्रम में विद्यार्थियों को उस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि विद्या का अध्ययन, शिक्षा का ग्रहण पूरी क्रिया नहीं, एक बड़ी तपस्या है, क्योंकि ये जीवन निर्माण का आधार है और हमें इसके लिए अपने आप को खपाना चाहिए। अध्ययन काल में अध्ययन को छोड़कर बाकी सब बातों को गौण करना चाहिए और जिनसे हम अध्ययन कर रहे हैं उनका पूर्ण विनय, बहुमान और समर्पण का भाव होना चाहिए और शिक्षा के मूल तत्व को समझना चाहिए। वस्तुतः केवल किताबी ज्ञान पाने का नाम शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा तो तब है जब हमारे अंदर आत्म अनुशासन हो, आत्मनियंत्रण हो, आध्यात्मिक संबल हो, अहिंसा, दया, करुणा जैसे भाव विकसित हो। इन भावों से बच्चों को भरने की कोशिश करनी चाहिए। उनके जीवन में, उन्हें अपने जीवन में इन गुणों को उद्घाटित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल एक चलन बन गया है केवल डिग्री हासिल करने का और अधिक से अधिक मार्क्स पाने का। ऐसे लोग, आजकल चूँकि परीक्षा की ज़िंदगी है, ये लोग परीक्षा की ज़िंदगी में सफल भले हो जाए पर जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आज पढ़े लिखे लोग जितनी आत्महत्या कर रहे हैं, अनपढ़ लोग उतनी आत्महत्या नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो
निर्मित होना चाहिए वो हो नहीं पाया। बदलाव होना चाहिए। बच्चों में यदि ऐसा भाव जागृत होगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होगा। और साथ ही मैं अभिभावकों से भी कहूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ लिख कर अच्छी डिग्री से भर जाए। आप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को आप उनके जीवन का निर्माण करने की बात सोचिए। मेरा बच्चा कुछ बनेगा, परिपक्व बनेगा, पूर्ण रूप से कुछ बनेगा और अपने जीवन में उन बातों को आत्मसात कर सकेगा। उसे जीवन व्यवहार मूलक शिक्षा मिलनी चाहिए और जब ऐसी शिक्षा मिलेगी तो उसका परिणाम सुनिश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। समय काफ़ी हो गया है, कार्यक्रम अभी और चलना है, इसलिए मैं अपनी बात को तो अभी और भी कर सकता हूँ, लेकिन आप सब लोग, मैं चाहूँगा इस विषय पर लंबी चर्चा हो और उस चर्चा में आप सब अपनी भागीदारी दें। यहाँ के अहिल्या देवी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया रेणु जी भी यहाँ उपस्थित है और भोपाल से सेज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रशांत जी भी हैं, अन्य सदस्य भी हैं, राजीव जी शर्मा जैसे लोग हैं और अन्य लोग भी हैं। आज कार्यक्रम बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बात को यहीं पर विराम देते हुए आगे की कार्यवाही को बढ़ाया जाए और सबसे पहले प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम को ले लिया जाए, फिर समयानुसार शेष औपचारिक बातों को संपन्न करें। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए अब शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और आप सभी की ओर से शिक्षक दिवस पर अभिनव प्रयोगशाला विषय पर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता विषय पर आपने बहुत ही सारगर्भित परम पूज्य मुनिवर का उद्बोधन सुना और सीधे चलते हैं शंका समाधान से आपको जोड़ने के लिए परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर शंका समाधान से हम सभी को जोड़कर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रश्न आज करने हैं, लेकिन समय की भी सीमा है और गुरुदेव का जितना अपन को आशीर्वाद मिल जाए। सम्मान भी धर्म प्रभावना समिति यहाँ पर करना चाह रही है, वो भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन वो बाद में। पहले अपन शंका समाधान का सत्र गुरुवर के आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजीव जी शर्मा जी, जो प्रोफेसर हैं आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के, वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती रेणु जी जैन, कुलपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। प्रणाम संत जी। प्रणाम संत जी, आपको सादर प्रणाम। संत जी, मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति की गौरव ध्वजा फिर से विश्व के नक्षत्राकाश पर फहरा सकें, इसके लिए क्या समुचित शिक्षा प्रणाली का हिंदीकरण कर देना चाहिए? इसमें अंग्रेजियत और अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए? इस विषय पर मैं आपसे प्रश्न करना। देखिए, तो बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये पूरी तरह से प्रमाणित तथ्य है कि भाषा का हमारे चित्त से गहरा संबंध है और ये बात स्पष्टतया स्थापित हो गई कि हम अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, अन्य भाषाओं में नहीं। आप इससे अच्छी तरह से विज्ञ होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी शिक्षा का आधार स्वभाषा होना चाहिए। इसके पीछे दो कारण हैं। भाषा से हमारी अध्ययन की अनुकूलता तो होगी, भाषा में हमारी संस्कृति का प्रवाह भी बढ़ता है। जब तक हमारी भाषा सुरक्षित है तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। जब हम अपनी भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तो हम अपने देश को पढ़ पाएंगे, अपनी संस्कृति को पढ़ पाएंगे। जब हम अंग्रेजी या दूसरी भाषा को पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ें आएंगी। हम कालिदास को पढ़ें, हम शेक्सपियर को पढ़ने की क्या जरूरत है? भारत के दर्शन जिसमें हो, भारतीयता जिससे पल्लवित हो, हमें वो करना चाहिए।
ये तो कुछ ही जो ब्रिटिश उपनिवेश थे वहाँ अंग्रेजी का चलन है। आज भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा में संपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, चाहे आज चाइनीज भाषा हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापानीज हो या अन्य भाषाएं। क्या हम उनका अनुकरण करके आगे नहीं बढ़ सकते? ये मिथ टूटना चाहिए कि अंग्रेजी के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें तो अंग्रेजी हटाओ स्वभाषा लाओ का अभियान चलाना चाहिए। अंग्रेजी का निषेध नहीं है। आप जब तक आपके पास अवसर और अनुकूलता है आप अधिक से अधिक भाषा सीखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन माध्यम स्वभाषा होनी चाहिए। हम अपनी भाषा को माध्यम बनाएं तभी देश को आगे बढ़ा पाए। श्रीमती रेणु जी जैन जो कुलपति हैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में चौथराम विद्यालय के प्रिंसिपल श्री राजेश जी अवस्थी। नमोस्तु गुरुवर। हम अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चाहते हैं वो नहीं भी प्राप्त कर पाते। फिर से बोलिएगा। हम अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं तो उसमें हमारे पुरुषार्थ में और भाग्य में किसका महत्व अधिक है? भाग्य का महत्व अधिक है या पुरुषार्थ का महत्व अधिक? बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के प्रमुख लोग समय को बचाते हुए इधर प्रश्नों भी हो जाए और वहीं पर सम्मान भी करते जाएं। राजीव जी और रेणु जी का सम्मान कर दें आप लोग वहाँ जाकर। यहाँ से उल्लेख नहीं किया जाएगा, आप लोग बारी बारी से करते जाइएगा, समय बचेगा, जो भी औपचारिकता वहाँ कर लें। एक मैं चाहूँगा एक बार रेणु जी के लिए जोरदार कर्तव्य ध्वनि करे। ये एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ संस्कारवान महिला है और आज इनके नेतृत्व में इंदौर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने जो बात कही अपने जीवन की उपलब्धियों का आधार हमारा पुरुषार्थ है या भाग्य। देखिए मेरे भाग्य में क्या है ये तो मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ इसका मुझे पता होना चाहिए और मुझे पता रहता है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि इस प्रश्न की गुत्थियों में उलझने की जगह मेरे भाग्य में क्या है इस पर ध्यान मत दो, मुझे क्या करना है इसे लक्ष्य बना। ठीक। और दूसरी बात, एक सूत्र देता हूं, सूत्र ये है कि मैं अच्छा करूं ये मेरे हाथ में है। मैं अच्छा करूं ये मेरे हाथ में है, पर उसका परिणाम अच्छा हो ये मेरे भाग्य में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। इसलिए मैं अच्छा प्रयत्न करूं, परिणाम जो मिले उसे स्वीकार करूं। चलिए देखिए, स्वागत में एक के साथ दो ही आए ताकि वो दिखाई पड़े। आप लोगों के घेरे में घिर जाते हैं तो स्वागत करता सीमित रहें, बदल बदल के आए। चलिए। हाँ, अब जिन्होंने स्वागत कर लिया वो वहीं बैठ जाएं। हाँ, वो भी उनके साथ में वहीं पे बैठ जाएं। राजीव। हाँ, केवल 2 लोग जाएंगे स्वागत के लिए। अगले राजेश जी अवस्थी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, शायद आज वो उपस्थित अभी नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद में डॉक्टर कन्हैयालाल जी आहूजा, HOD स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अपना प्रश्न करें। जी सवाल कीजिए। अवस्थी। अगला नाम बोलिए। अगला नाम डॉक्टर कन्हैयालाल जी आहूजा, HOD स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है यहाँ पर उपस्थित। हाँ, नीरज जी बताते जाएं। दीजिए माइक मैं दीजिए। इधर खड़ा हूँ। हाँ इधर। हाँ, मेरा प्रश्न है कि बहुत तकलीफ होती है आज आज़ादी के 74 साल बाद भी हम ये देखते हैं कि शिक्षा का जो स्तर, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी पीछे है। रिसर्च में हम बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में हमारा कोई स्थान नहीं है। हमसे कहाँ चूक हुई और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भारत की यूनिवर्सिटीज़, भारत के कॉलेज बहुत अग्रिम बने। एक समय था जब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसकी पूरी विश्व में गूंज थी। अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा के तंत्र को छिन्न भिन्न किया। पिछले 200 सालों में
हमारी पूरी व्यवस्थाएं लड़खड़ाई। इसके परिणाम स्वरूप ये परिस्थितियां निर्मित हुई। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि इस व्यवस्था को हम आगे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि सबके हृदय में वैसा गौरव का भाव जागृत हो और हम भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों को साथ लेकर शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, जिससे इसके परिणाम आ सके। डॉक्टर कन्हैयालाल जी आहूजा एचओडी उनका सम्मान कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद श्रीमती सबाना शेख विजयनगर हाई सेकेंडरी विद्यालय दीजिए, अगला नाम बोलिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती पूनम जी शेखावत चेयरपर्सन सर्वोदय ग्रुप। नहीं उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं पुकारूं वे खड़े हो जाएं ताकि माइक मैन आप तक माइक पहुंचा सके और आगे भी आ जाएं ताकि सम्मान भी आपका यथोचित हो सके। हाँ ठीक, हाँ अगला नाम बोलिए। हाँ, अपने बीच में सेज यूनिवर्सिटी के कुलपति अपने पूरे परिवार के साथ में श्री प्रशांत जी कोठारी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। जब पूज्य महाराज श्री जी का भोपाल में प्रवास था, इन्होंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पूरी व्यवस्थाएं और भावना योग का जो शिविर बहुत व्यापक पैमाने पे लगा, बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया। चलिए बोलिए। प्रशांत जी अपना सवाल कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी वैश्य डीईओ इंदौर। महाराज जी के चरणों में त्रिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम पूरे सेज यूनिवर्सिटी के जो इंदौर की टीम आज यहाँ मेरे साथ है, क्योंकि इंदौर में भी सेज यूनिवर्सिटी है और भोपाल में भी है, तो आज हमारी पूरी इंदौर की टीम महाराज जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने आए हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज शिक्षक दिवस के दिन अगर गुरु जी का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हम तो खुद ही शिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हमको जिनका मार्गदर्शन मिलता है, जिनसे शिक्षा मिलती है, उनके सामने आज हम खड़े हो पा रहे हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और गुरु जी बस मैं तो एक ये कहना चाहता हूँ, हम दो विश्वविद्यालय चला रहे हैं। हमारे पास आज की तारीख में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं और आज 40,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हम लोग जब पढ़ते थे, जो वो शिक्षा का स्तर तो कहीं समझ में ही नहीं आ रहा हम लोग को, जबकि हम खुद इतना सब इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ना बच्चों में वो कहीं से शिक्षा लेने की जो होता है वो नहीं है, क्योंकि शिक्षा होती थी कि एक ओपन वर्ल्ड की एक्सेस कैसे मिले, उसे नॉलेज कैसे मिले और वो नई नई चीज़ें कैसे सीखे। तो उसके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है बच्चों पे कि ये मोबाइल में वो बटन दबाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। तो शिक्षकों के सामने उनको ये नॉलेज देने की एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। तो उससे हम लोग कैसे निजात पाएँ और कैसे बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करें, और माता पिता को कि जो माता पिता बच्चों को इस चीज़ों से कैसे शिक्षक से जोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं चाहूँगा एक बार प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करें। देखिए, अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा आ गया। खतरा क्या है मैं बता रहा हूँ। शिक्षकों की प्रासंगिकता खत्म हो रही है, क्योंकि सब चीज़ें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। अब तो चैट जीपीटी जैसे और पता नहीं और क्या क्या आ गए हैं, सब समस्याओं का हल। अब बच्चे घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं, और ये सब तब तक बना रहेगा जब तक हमारी शिक्षा की अवधारणा ऐसी बनी रहेगी। आज शिक्षा का मतलब क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क में जानकारियां भरना। ये गलत अवधारणा है। किसी के मस्तिष्क में जानकारियां भर देने मात्र का नाम शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब अपने अनुभवों, कर्म, चिंतन और विचारों से सामने वाले के व्यक्तित्व को गढ़ना। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी, किसी के मस्तिष्क में बड़े से बड़े विचार जानकारी भर देना मात्र शिक्षा नहीं, अपितु अपने जीवन में पढ़े गए
5-7 विचारों को भी यदि आत्मसात कर अपने व्यवहार में उतार लिया जाए तो उस व्यक्ति का ज्ञान उससे कहीं अधिक है जिसने पूरी लाइब्रेरी को कंठस्थ कर लिया है। तो हमें शिक्षा यानी सीख, इस अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे हम अपने कला और गुणों को विकसित करें, हमारा कौशल विकास हो, हम उसकी तरफ देखें, हम में दक्षता है, हम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना सके, मजबूत बना सके, हम में सहनशीलता है, हम में उदारता है, हमें परोपकारिता है, हमारे हृदय में सहिष्णुता का विकास हो, हमारे अंदर भ्रातृत्व आ सके, हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव में ठहराव ला सके, हम अपने आप में आत्मनियंत्रण रख सके, अपने आत्मविश्वास को भर सके और हम अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित कर सके, तब शिक्षा सही अर्थों में सार्थक होगी। ये ज्ञान आप यूनिवर्सिटियों में कहाँ देते हैं? सब में ताले लग जाएंगे तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में अगर AII का यही हाल रहा तो, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाओगे बच्चा अपने मोबाइल में सीख लेगा, अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, क्यों इतनी महंगी शिक्षा लेगा। इसलिए शिक्षा की मूलभूत अवधारणा को समझना चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षक नहीं होते थे, गुरु होते थे, वो ज्ञान देते थे और ज्ञान देने में उनकी परीक्षा भी लेते थे, इसने ज्ञान पाया है, सही पाया है कि नहीं। अब तो नंबर्स देखे जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ग्रेडिंग की बात आती है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो जीवन निर्माणी शिक्षा को महत्व देने की जरूरत है। जब ये होगा तभी शिक्षा की सही अवधारणा बनेगी और तभी इसका सही परिणाम पा सकेंगे। अब संख्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक डिग्रियों की प्रासंगिकता है तब तक आपके इंस्टीट्यूशन का महत्व है, क्योंकि वो आपके ही पास मिलेगा। जिस दिन ये डिग्रियों का महत्व खत्म हो जाएगा उस दिन तुम लोगों के सबके यहाँ ताले लग जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो जैसे आज पूरे मार्केट पे ऑनलाइन वाले छा गए, मैं ऐसी एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ऑनलाइन वाले छा जाएंगे, तुम लोगों का बंटाधार हो जाएगा। होगा, समय के अनुसार बदलाव होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था चालू हो ही गई है, बहुत कुछ चालू हो गई है। क्या होगा? सारे शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी मनुष्य को, भैया शांति से, कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी मनुष्य को सुविधा दे सकती है, समर्थ नहीं बना सकती। समर्थ तो उसको शिक्षा ही बना सकती है। शिक्षा से ही सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है और वो शिक्षा गुरुओं की शरण में ही मिलती है। हमें शिक्षालय बनाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सुषमा जी वैसे DEO इंदौर, और उसके बाद में तैयारी में श्री रमेश जी सेन CM राइज विद्यालय। प्रणाम गुरुवन। मेरा प्रश्न है, हमारा देश युवाओं का देश है। 28 से 30 वर्ष के युवाओं का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक है, पर हमारा युवा दिशा भटक गया है। वह नशे और अपराध में लग चुका है। युवा बेरोजगार होने से निराश है और आत्महत्या जैसे अपराध कर रहा है। मेरा आपसे अपील है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारा समाज, हमारा परिवार शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार कर सकता है जिससे कि हमारा युवा सही राह पर चले और देश की प्रगति में अपने अग्रसर हो। आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया। युवा भटक रहा है, लेकिन मेरी बात शायद बुरी लग जाएगी। मैं बताऊं, हमारा युवा आज कहाँ भटक रहा है? सबसे ज़्यादा युवा
अगर भटक रहा है तो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाने के बाद भटक रहा है। ये मेरा अनुभव है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवा जिन्होंने 12th तक बहुत सदाचार के साथ जीवन जिया और जैसी हायर एजुकेशन के लिए गया, नशा की आदत हो गई। अभी जब मैं समेत शिखर में था, एक परिवार मेरे पास अपने बच्चे को लेकर आया। उस बच्चे को मैं 20 सालों से जानता था। 12वीं तक वो बाजार में पानी तक नहीं पिया और इंजीनियरिंग में उसका सिलेक्शन हुआ। शायद IIT में था और एक महानगर में वो पढ़ने गया। वहाँ ड्रग्स का एडिक्ट हो गया और एक स्कैम में फंस भी गया। जब मेरे पास उसे लेकर आए उनके माता पिता, वो बहुत दुखी, एक ही बेटा। आप तो कल्पना कर लो कि जिसका बच्चा इस तरह की प्रवृत्तियों का शिकार हो गया हो, उनके माँ बाप पर क्या असर होता है। जब उसे लेकर मेरे पास आए, मैंने उस बच्चे से बातचीत की कि तुमने ये सब कैसे कर लिया। तो बोला, महाराज जी क्या बताऊं, शुरुआत में जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे सीनियर्स मुझे रैगिंग के नाम पर पहले बियर की गिलास में पानी पीने के लिए गए। मैं उनके दबाव में पानी पीने लगा। फिर उनने मेरे पानी में बियर मिलाना शुरू किया, मैंने पी लिया। फिर उनकी संगति में रहते रहते मेरा भी मन हुआ कि एक आध बार एंजॉय करके देखने में क्या फ़र्क पड़ता है। महाराज मैंने बियर पी, फिर मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने शराब भी पीने लगी, फिर पीना शुरू कर दिया। फिर 3-4 ऐसे दोस्तों की संगति में आ गया, वो ड्रग्स लेते थे। उनने कहा, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़ते हो, अगर लेना है तो ले, इसे आजमा। महाराज जी उसने पहली बार दिया, मैं उसका दीवाना हो गया। अब मुझे उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, शरीर खोखला हो गया। ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? अगर जांच की जाए तो सारे उच्च शिक्षा संस्थानों में ये बातें आपको देखने को मिलेगी। मेरा ये आरोप नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई का उद्घाटन है। मैनेजमेंट इन सब बातों को नहीं देखता, वो तो अपने रिजल्ट पर ध्यान देता है और ये देखता है कि मेरी स्ट्रेंथ पूरी हो रही कि नहीं, क्योंकि उसको पैसों से मतलब। बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है। तो हम चाहते हैं सारे ऐसे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ चरित्र निर्माण का पाठ भी होना चाहिए। बच्चों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिलाना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब शिक्षक खुद व्यसनों में लिप्त होगा, तो बच्चों से क्या अपेक्षा करें। आज बहुत से शिक्षक ऐसे मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे जो खुद धूम्रपान करते हों, जो खुद मद्यपान करते हों या अन्य अवांछित प्रवृत्तियों में सम्मिलित हों, तो क्या करेंगे। अभी जो बंगाल में कोलकाता की घटना घटी, वो शिक्षण संस्थान में ही तो घटी, और उसमें जिस तरह के नाम सामने आए, वो कौन है। मैं सबको उसमें संलिप्त नहीं कर मानता, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसे किसी को भूलना नहीं चाहिए। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे भटकने से बच सके। आज भी ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कईयों में तो मोबाइल तक अलाउड नहीं है। आपको पढ़ाई के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, आप यूज कीजिए, बाकी टाइम में मत कीजिए।
मैं ये नहीं कहता कि आप इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध कर दें, लेकिन कुछ चीज़ों पर तो पूरी तरह प्रतिबंध लगना ही चाहिए, और न केवल बाहरी प्रतिबंध अपितु बाहर से प्रतिबंध के साथ साथ अंदर से ज्ञान भी छिड़ना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके और बेहतर कर सके। श्री रमेश जी सेन, सीएम राइज विद्यालय, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सेवा प्रमुख विकास जी मेड़तवाल। एक कोई नाम और लिया था आपने पहले। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। इसके बाद आ जाए। हाँ हाँ बोलिए महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न आज के जो कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर के है, जितने भी हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम, उनके एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं या जॉब ओरिएंटेशन एग्जाम होते हैं, उनमें जो एवेल्यूएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, केवल सब्जेक्ट का मूल्यांकन होता है, लैंग्वेज का मूल्यांकन होता है और ज़्यादातर जीके का जनरल नॉलेज का मूल्यांकन होता है। परंतु जो हमारी वैल्यूज़ हैं, नैतिक वैल्यूज़ है, सांस्कृतिक वैल्यूज़ है, सामाजिक वैल्यूज़ है, अध्यात्म वैल्यूज़ है, उनके लिए कोई टूल्स उसमें नहीं होता। तो इसे किस प्रकार से इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और कैसे इसे लागू किया जा सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आज की शिक्षा में केवल आईक्यू देखा जाता है, ईक्यू को गौन कर दिया गया। समझ गए जी। तो केवल इंटेलेक्चुअल कोस्ट देखेंगे तो क्या होगा, हमें इमोशनल कोस्ट को भी देखना है। हम जब तक व्यक्ति की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी भावनात्मकता को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बौद्धिकता के साथ भावनात्मकता को प्रमुखता दें। और अभी मैंने एक वाक्य कहा था कि वर्तमान की शिक्षा अधूरी है, क्योंकि इसमें केवल बौद्धिक बात की जा रही है। हमें नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को भी समुन्नत करने की जरूरत है। ओ विकास जी मेड़तवाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में। एक ग्रुप खड़ा था पहले से, जिनका नाम आपने पहले लिया था। हाँ, दूसरा बोलिए। पीछे थे, दे दीजिए। अपना नाम बोल दीजिएगा कृपया। अगला नाम। पूज्य श्री को सशत नमन। मैं रमेश पाटीदार, सीएम राइज नवीन मालव कन्या से। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान शिक्षा को हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली से कैसे जोड़ सकते हैं? पारंपरिक ज्ञान को वर्तमान शिक्षा प्रणाली से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, ये जो छद्म सेकुलरिज्म वाली बात है ना, इसको ख़त्म करना होगा। आज देश का दुर्भाग्य है, जब भी भारतीय मूल परंपरा की बात सामने आती है तो तथाकथित लोग सेकुलरिज्म का हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। इसे खत्म कीजिए। जिससे चरित्र का निर्माण होता है वो ज्ञान देना चाहिए, जिससे जीवन का उत्थान होता है वो ज्ञान देना चाहिए, जिससे आत्मा का कल्याण होता है वो मार्ग होना चाहिए, तब तो काम होगा। शिक्षा में 5 तत्व चाहिए। हमारे यहाँ पहले जो शिक्षा दी जाती थी, बीच में मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूँ। जब मैंने भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों को समझा, अतीत की शिक्षा प्रणाली को समझा, और हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा, पुराणों में और अन्य ग्रंथों में, कि उस समय कैसे क्या पढ़ाया जाता था, तो उसमें शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, मानसिक शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा दी जाती थी और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा में उनको शरीर से मजबूत और स्वावलंबी बनाया जाता था, और शारीरिक शिक्षा देते देते भी उनके अंदर सारे मूल्यों की प्रतिष्ठा की जाती थी कि नहीं? बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते थे, मलखम जैसे कार्यक्रम, योग आसन आदि संबंधी, क्योंकि ये धारणा थी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब तक शरीर है तभी तक हम सब कुछ कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, और जिसका शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ, उसका ही जीवन स्वस्थ और सुखी होगा। इसलिए शारीरिक शिक्षा दी जाती। आजकल वो सब कहाँ है? कोई फिजिकल नहीं, अपने शरीर विज्ञान की बात नहीं, और शारीरिक शिक्षा देते देते कोई ज्ञान नहीं देते। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा,
व्यावसायिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को इस तरह की शिक्षा न दी जाए जिससे कि वह अपने जीविकोपार्जन में समर्थ न हो, कैसे वो आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो उसको व्यावसायिक शिक्षा देना भी जरूरी है। शारीरिक शिक्षा में उसके खान पान की शुद्धि से लेकर उसके जीवन की नियमित दिनचर्या का पाठ पढ़ाते हुए उसके स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा दी जाती थी, और व्यावसायिक शिक्षा में उसे कला गुणों में दक्ष बनाकर उसे स्वावलंबी बनने का मार्ग बताया जाता था। स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात उसे सिखाया जाता था, जिससे उसको अपने वृत्ति लाभ के लिए किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता न पड़े। तो वह व्यावसायिक शिक्षा, आज भी व्यावसायिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। व्यावसायिक शिक्षा के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम सब तरफ से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं व्यावसायिक शिक्षा, पर व्यावसायिक शिक्षा की जगह शिक्षा ही व्यवसाय का रूप ले रही है, ये बड़ा गड़बड़ है। तीसरी बात, मानसिक रूप से व्यक्ति को समृद्ध बनाने की बात होनी चाहिए। उसको भावनात्मक रूप से चीज़ें सिखानी चाहिए, उसके अंदर मनोविज्ञान को विकसित करना चाहिए, और जो मूल तत्व हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उन्हें प्रतिष्ठापित करनी चाहिए। इसी तरह नैतिक और आध्यात्मिकता का पाठ उसे सिखाना चाहिए। उसको सब तरह के मोरल वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाना चाहिए। उसके जीवन में ईमानदारी, नैतिकता, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, करना, परोपकार जैसे जीवन मूल्यों का क्या प्रभाव होता है सिखाना चाहिए। और पहले ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, और अंत में उन्हें ये बताना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ जो शाश्वत तत्व हूँ, बाकी तो सब ऊपर का चेला चोला है। ये जीवन का मूलभूत तत्व है। आज अगर ऐसी बातें करने लगी जाए तो ये कह दिया जाए ये तो इधर की बात है, उधर की बात है। अरे हमारी संस्कृति का मूल तत्व है, इसको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। ये भारत आध्यात्मिक देश है, ये चारवाकों का या भौतिकवादियों का देश नहीं है। यहाँ तो आत्मा की उपासना की जाती है, यहाँ परमात्मा की उपासना की जाती है। ये भारत परमात्मा का उपासक देश है। परमाणु को भारत ने नहीं देखा, भारत ने परमात्मा को खोजने की बात की। भारत ने पदार्थ की तरफ दृष्टि नहीं दी, भारत ने परमार्थ की तरफ दृष्टि दी। ये सीख अगर हम दें तो आज सारी अवधारणाएं पुनर्प्रतिष्ठित हो सकती है और सब कुछ बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री। देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र जी धाकड़, वे अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में अपने बीच में सबसे नज़दीकी इस पांडाल के बाजू में स्वामी विवेकानंद विद्यालय के प्रिंसिपल श्री मनोज जी खोपरकर तैयार रहे। एक नाम आपने बोला था विकास मेड़तवाल। हाँ विकास जी, हाँ एक नाम आगे चल रहे हैं आप, थोड़ा सा रोक। नमस्ते गुरुदेव जी। हाँ विकास जी मेड़तवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ बोलिए। नमस्कार गुरु जी। पाश्चात्य विचारधारा एवं वामपंथी की योजना से हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर नित्य आक्रमण एवं संक्रमण हो रहा है। हमारी संस्कृति का मूल वाहक हमारा परिवार, जिसे छिन्न भिन्न करने की कुछ कुंचित प्रयास चहु और चल रहे हैं। हमारी कुटुंब व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इस हेतु हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया है। कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जगाना है, और ये सब चीज़ें शिक्षा से ही हो। पुराने समय में ये सब बातें थी, अब ये चीज़ें बिखरने लगी। एक सज्जन ने एक दिन मुझसे आकर के कहा, महाराज मैं अपने बेटे को बता रहा था कि मेरे पिताजी 9 भाई थे, 3 बहनें थीं, तो वो सब मैंने अपने पिताजी की बातें की कि हम लोग, हमारे पिताजी की 9 भाई, हमारे 9 चाचा ताऊ और 3 बुआ थे, उनसे हमारे इतने सारे मामेरे चचेरे फुफेरे भाई बहन थे। तो मैं जब एक बार बता रहा था तो मेरे बेटे ने कहा, क्या पापा आप कहाँ की बात करते हैं, जो कर रहे अपन अपना काम करें। महाराज जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद इनके भीतर से सब चीज़ें बाहर हो जाती है। अब ये कह रहे, पापा क्या बात करते, जिनका हमारे लिए मूल्य है। आज भी हमारे कोई पुराने मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा अपना कोई मिल गया,
और आज ये लोग बच्चे क्या बात करते, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है हमारा अपनत्व खत्म हो गया। हमने प्रेम, परस्परता, सहजीवन और भ्रातृत्व जैसे मूलभूत मूल्य को खो दिया। ये आज की शिक्षा प्रणाली की देन है। और इसमें एक सबसे बड़ा आघात क्या हुआ, 2 शब्द आ गए, अंकल और आंटी, सबको खा गए। अब क्या बचा? ये चाचा, ये ताऊ, ये मामा, ये फूफा, ये मौसा, ये मौसी, ये फूफा, ये फूफी, कहाँ बचे? अंकल और आंटी। ये एक सोची समझी नीति, भारत का जो मूल तत्व था वो खो गया। कहाँ कुटुंब बचेगा जब हम मूल तत्व को ही खोएंगे? इसलिए मैं तो कहता हूँ, आपसे कोई अंकल कहे, आपसे कोई आंटी कहे, मना करो, बोले नहीं मुझे चाचा कहो ना। पर आपको भी कोई अंकल कहता तो आप गौरवान्वित होते। धन्य है आपकी बुद्धि को। क्यों? मैम कहेगा तो अच्छा लगेगा, दीदी कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सोच देखिए, भाषा से व्यवहार बदलता है। आपके मुख से अगर किसी स्त्री के लिए दीदी शब्द निकलता है, आपके हृदय में श्रद्धा और आंखों में पवित्रता आती कि नहीं आती? और जब वही मैम बनकर सामने आती है तो क्या भाव होता है? तब वो एक स्त्री रह जाती है। वहाँ आपकी बहन नहीं होती, वहाँ आपकी माँ नहीं होती, वहाँ आपकी बेटी नहीं होती। हमारी संस्कृति कहती है किसी स्त्री को देखो तो पत्नी के अलावा दुनिया की जितनी भी स्त्री है उसमें माँ का रूप देखो, उसमें बहन का रूप देखो, उसमें बेटी का रूप देखो। उसे दीदी बोलो, माता जी बोलो, लेकिन अब तो मैम और मैडम आ गया। ये क्या है? यही हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है जिसे लोग नहीं समझ रहे। और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के आने के बाद तो अब खत्म। अब माँ भी नहीं बची, मॉम बच गई, और मॉम भी नहीं ममा हो गई। अब पता नहीं क्या हो गया, पहले मम्मी हुई थी। ये अंधानुकरण है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप इसे आंख मूंद कर स्वीकारने लगे हैं। क्या फर्क पड़ता, कुछ भी बोल दो। नहीं, भाषा में संस्कृति का प्रवाह बहता है। हम शब्द को बदल दे तो चीजें बदल जाती है। इसलिए हम अपनी भाषा का ठीक तरीके से अनुकरण करें और शिक्षा प्रणाली में इन बातों का समावेश करना अत्यंत आवश्यक समझे, तभी अच्छा कर सकते। हाँ, श्री नरेंद्र जी धाकड़, पूर्व कुलपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, और उसके बाद में मनोज जी ठोपरकर तैयार रहे। महाराज से नमस्तु। हमारा प्रश्न है, इंडस्ट्री रिसर्च नहीं कर रही है, जबकि बाहर की इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी से मिलके रिसर्च करती है और जो उद्योग उनका बढ़ता है वो काफ़ी नाम कमाता है, जबकि वो इंडस्ट्री रिसर्च करती है यूनिवर्सिटी में और बाहर करती है रिसर्च। मैं आपकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। यदि आप में से कोई इनकी बात मुझ तक पहुंचा सके तो बहुत अच्छा। बताता हूँ आपको, हमारे इंडस्ट्री रिसर्च नहीं कर रही है, पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या बोलना चाहे? नहीं, हमारी इंडस्ट्री रिसर्च नहीं कर रही है। हाँ। पर बाहर की इंडस्ट्री, अमेरिका की ये जो वायुयान इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी को रिसर्च दे रही है, पर वो रिसर्च करती है, पर उनको लोगों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, पर यूनिवर्सिटी के लोगों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आपका आशय मैं समझ पाया हूँ कि भारतीय यूनिवर्सिटीज रिसर्च की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, बाहर बहुत ज़्यादा रिसर्च पर ध्यान है। बिल्कुल इस पर पूरा ध्यान होना चाहिए, पर ये मेरा विषय नहीं है, ये तो सरकार का विषय है। ये बात सरकार के पास जाना चाहिए और उसकी तरफ एक वातावरण बनाकर काम करना चाहिए। मैं शोध खोज
या आधुनिक शिक्षा पद्धति के विरुद्ध कतई नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आधुनिक शिक्षा से बहुत बड़ी क्रांति हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस सब के साथ साथ हमारे जो मूलभूत तत्व है उन्हें और समायोजित किया जाए, ताकि हम समाज को सुरक्षित रख सकें और जीवन को सुव्यवस्थित कर सकें। इंडस्ट्री लिंकेज मनोज जी खोपर बात करें। इंडस्ट्री हाँ, फिर बात करें। श्री मनोज जी खोपरकर, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद विद्यालय, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर विनोद जी पारे, मैकेनिकल विभाग SGSITS इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसमें आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे शिक्षकों की भूमिका इन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हो, ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और इसमें शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं, कि सब कुछ शिक्षकों पर ही निर्भर करता है, ये सोच बदलनी चाहिए। शिक्षकों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, पर सब चीज़ें अगर आप लोगों पर ही थोप दें तो मुझे लगता है कि समाज की अपेक्षाएं आप लोगों से ज़्यादा बढ़ेगी और आप लोगों के सामने बहुत सारी व्यावहारिक दिक्कतें आएँ। यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा।